अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम रीड करने लगे हैं नावल इर्तिकाज़ की एपिसोड 5। तो चलें अपनी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और ग्राउंड तमाशाइयों के शोर से गूंज रहा था। अकेडमी के बाहर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा था जिसके गिर्द खिलाड़ियों का राश था। समीर ने हजूम को चीरते हुए अपना रास्ता बनाया और बोर्ड पर नज़र डाली। स्कैनिंग करते हुए नज़रें जैसे ही अपने नाम पर रुकीं, उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो प्लेइंग 11 का हिस्सा था। अचानक कोच की सीटी की आवाज़ गूंजी और तमाम खिलाड़ी भागते हुए उनके गिर्द जमा हो गए। कोच का चेहरा आज मामूल से ज़्यादा संजीदा था। टीम इधर तवज्जो करें। कोच ने फाइल खोलते हुए नाम पुकारना शुरू किए। ओपनर्स, मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का सेटअप वही रहेगा जिस पर हमने कल बात की थी। एक एक करके नाम पुकारने के बाद उन्होंने समीर की तरफ देखा और फिर सबको मुखातिब किया। लड़कों, आज के मैच में पूरा एतमाद रहना है। याद रखना, ये आर पार की लड़ाई है। विकेटें बचानी है मगर स्कोर बोर्ड भी चलाते रहना है। टारगेट इतना बड़ा दो कि तुम उसे आसानी से डिफेंड कर सको। ये 20 ओवर्स तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जाओ और अपनी पोजीशन संभालो। खिलाड़ियों के नारों से ग्राउंड गूंज उठा। समीर ने अपना हेलमेट पहना और ग्राउंड की तरफ देखा। तमाशाइयों के स्टैंड में उसे एक जानी पहचानी गाड़ी नजर आई। वहाँ मेहरान की चमकती हुई स्पोर्ट्स कार खड़ी थी जिसके साथ मेहरान और निशा मौजूद थे। मेहरान के चेहरे पर बोरियत के तासुरात वाज़ेह थे। वो यहाँ सिर्फ निशा की जिद की वजह से आया था। उसके लिए ये तपती धूप और शोर किसी अजाब से कम न था। जबकि निशा बहुत पुरजोश नजर आ रही थी। मैच शुरू हुआ। टॉस जीतकर समीर की टीम ने पहले बैटिंग का फैसला किया। समीर जब क्रीज पर पहुंचा तो उसके सामने मुखालिफ टीम का सबसे तेज बॉलर था। पहली गेंद आई, तेज रफ्तार बाउंसर। समीर ने महारत से डक किया मगर अगली गेंद पर उसने कदम निकाले और एक शानदार कवर ड्राइव मारी। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर गई। वाह, क्या शॉट है, निशा ने तालियां बजाते हुए कहा। मेहरान ने बेदिली से एक नज़र ग्राउंड की तरफ डाली और फिर मोबाइल में मसरूफ हो गया। मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका था। समीर की बैटिंग देखकर लग रहा था कि वो आज किसी और ही दुनिया में है। उसने चौके और छक्कों की बारिश कर दी। जब 15 ओवर्स मुकम्मल हुए तो टीम का स्कोर 140 तक पहुंच चुका था और समीर 70 रन पर नॉट आउट था। मुखालिफ टीम के बॉलर्स बेबस नजर आ रहे थे। समीर के हर शॉट पर कोच का चेहरा फखर से चमक उठता। समीर के जहन में सिर्फ वो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और 70,000 रुपये थे जिनसे उसे अपनी ज़िंदगी और घर का दरवाज़ा दोबारा खोलना था। मैच अब एक तरफा नहीं रहा था। मुखालिफ टीम के स्पिनर ने जैसी गेंद फेंकी, समीर ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में ऊंची चली गई। मिड ऑन पर खड़े हुए फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान कैच पकड़ लिया। समीर 70 रन पर आउट हो गया। पूरे ग्राउंड में खामोशी छा गई क्योंकि वही टीम की वाहिद उम्मीद था। समीर बोझल कदमों के साथ पवेलियन की तरफ लौटने लगा। उसका चेहरा पसीने और दुख से भरा हुआ था। वो सेंचुरी से चूक गया था मगर उसकी टीम का स्कोर अब भी लड़ने के काबिल था। स्टैंड में बैठे मेहरान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। वो कुर्सी से टेक लगाकर निशा की तरफ मुड़ा। देख ली, इसकी बैटिंग हो गया तमाशा खत्म, अब चलें यहाँ से। मेहरान ने बेजारी और तंज भरे लहजे में कहा। उसे लग रहा था कि अब मैच में कुछ बाकी नहीं रहा। निशा ने पलटकर मेहरान को इतनी सख्त नज़रों से घूरा कि मेहरान के अल्फाज उसके खलक में ही फंस गए। वो खामोश होकर दोबारा अपनी जगह बैठ गया। निशा की नज़रें अब भी ग्राउंड पर थी जहाँ समीर की टीम फील्डिंग के लिए उतर रही थी। अभी मैच खत्म नहीं हुआ मेहरान, अभी तो इसकी फील्डिंग बाकी है, निशा ने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा। मैच का दूसरा हाफ इंतहाई सनसनीखेज था। मुखालिफ टीम ने बेजारहाना आगाज किया और आखिरी ओवर तक मुकाबला लेगी। आखिरी 6 गेंदों पर 15 रन दरकार थे। कोच की जान खलक में अटकी हुई थी मगर समीर ने फील्डिंग में जान मार दी। उसने बाउंड्री पर एक यकीनी छक्का रोका और आखिरी गेंद पर एक शानदार रन आउट करके अपनी टीम को 2 रन से जितवा दिया। ग्राउंड समीर के नारों से गूंज उठा। मैच खत्म होते ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई। कोच माइक पर आए और उनका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। आज का मैन ऑफ द मैच, जिसने ना सिर्फ 70 रन बनाए बल्कि आखिरी ओवर में मैच का पांसा पलट दिया, वो है समीर। समीर जब स्टेज पर गया तो कोच ने उसे ट्रॉफी दी और 70,000 रुपये का लिफाफा थमाया। तालियों की गूंज में समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो लिफाफा इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे वो उसकी ज़िंदगी की डूबती नाव का आखिरी सहारा हो। निशा ने मेहरान की तरफ देखकर ताली बजाई। मेहरान अब भी खामोश था मगर उसकी नज़रें अब समीर के नाम पर नहीं बल्कि उसके चेहरे पर मौजूद उस इत्मीनान पर थी जो मेहरान को अपने करोड़ों की स्पोर्ट कार में भी कभी नहीं मिला था। जैसे ही तकरीब खत्म हुई, निशा तकरीबन भागती हुई समीर के पास पहुंची। मेहरान भी बेजारी से हाथ जेबों में डाले उसके पीछे पीछे आ गया। मुबारक हो समीर, तुमने वाकई कमाल कर दिया। निशा के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। मेहरान ने समीर को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे कोई अजीब सी मखलूक हो। उसके लबों पर वही तंजिया मुस्कुराहट आई। हाँ, कांग्रेट्स। वैसे तुम्हारा ठीक है, घर से जान छूटी हुई है। घर वालों को पता ही नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या नहीं। समीर की मुठ्ठियाँ बेंच की मगर मेहरान ने रुकने की बजाय एक जोरदार कहकर लगाया और तमाशाइयों के स्टैंड की तरफ इशारा किया। और यार, तुम्हारा कोच कितना कंजूस है। 70,000, सीरियसली सिर्फ 70,000।
समीर ने गुस्से से इसे देखा। 70,000 की कीमत वो जानते हैं मेहरान जो इसे कमा कर लाते हैं, जिन्हें ये प्लेट में रख कर नहीं मिलते। मेहरान ने इसके जवाब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। अरे इतने में तो मेरा एक दिन भी बहुत मुश्किल से गुजरता है, मैं तो ना सहता भाई, ये तो मेरे लिए जेब खर्च से भी कम है। वो हंसता चला गया जैसे समीर की मेहनत का मजाक उड़ा रहा हो। निशा को अब मेहरान पर सख्त गुस्सा आ रहा था। उसने मेहरान को घूरा तो मेहरान ने निशा की बदलती रंगत देखकर अपनी हंसी रोकी और फौरन खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो हद पार कर रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, मेहरान ने एक मस्नूई मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़ते हुए कहा। आ जाओ निशा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मैंने जो नई स्पोर्ट्स कार ली है उसमें तुम्हें ड्रॉप करूँगा, और प्लीज़ अब ये ना कहना कि तुम समीर के साथ रक्शे पर चली जाओगी। समीर अब जब्त ना कर सका। वो दहाड़ा, मेहरान मलिक अपनी ये गाड़ी और अपनी ये बातें अपने पास रखो। जिस रक्शे का तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुम्हारी स्पोर्ट कार से कहीं ज़्यादा सुकून देता है, क्योंकि वो किसी की मेहनत से चलता है, किसी की अनाज से नहीं। निकल जाओ यहाँ से। निशा ने एक बेबस नज़र समीर पर डाली और फिर खामोशी से मेहरान के पीछे चल दी। उसे पता था कि उस वक्त वहाँ रुकना मामले को मजीद ख़राब करना होगा। मेहरान फातिहाना अंदाज में अपनी चमकती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि समीर ग्राउंड में तनहा खड़ा अपने इस नाम को देख रहा था जो मेहरान के नज़दीक कुछ भी नहीं था, मगर उसके लिए उसकी पूरी कायनात था। रात की खामोशी में निशा अपने कमरे की बालकनी के पास खड़ी थी जब आनिया अंदर आई। निशा का चेहरा बता रहा था कि वो किसी गहरी कश्मकश में है। निशा क्या हुआ है, जब से मैच से आई हो खामोश हो? आनिया ने उसके करीब आते हुए पूछा। निशा मुड़ी और सोफे पर बैठते हुए एक लंबी आह भरी। आनिया, आज मेहरान ने जो किया वो बहुत ही घटिया था। उसने समीर की मेहनत का जिस तरह मजाक उड़ाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है। आनिया ने उसे गौर से देखा। मेहरान ने फिर कुछ कहा नहीं आनिया, उसने तो हद पार कर दी। निशा ने गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में बताया। समीर ने वो मैच अपनी जान मार कर जीता था। उसके लिए वो 70,000 रुपये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। मगर मेहरान, उसने सबके सामने कह दिया कि ये तो उसके एक दिन का जेब खर्च भी नहीं है। उसने समीर की गुर्बत और उसके टूटे हुए घर के हालात का मजाक उड़ाया। आनिया थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली। निशा, मेहरान असल में इन लोगों में से है जिन्हें सब कुछ बगैर मांगे मिल गया है। उसे नहीं पता कि एक एक रुपए के लिए कितनी अना कुर्बान करनी पड़ती है। वही तो बात है, निशा ने तड़प कर कहा। वो अपनी नई स्पोर्ट कार के गुरूर में इतना अंधा हो गया कि उसे दूसरों के जज्बात नजर ही नहीं आते। वो मुझसे तंजन पूछ रहा था कि क्या मैं समीर के साथ रक्शे में जाऊंगी। आनिया, मुझे उसके रवैये से चिढ़ हो रही है। वो जितना खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, मेरी नज़र में इतना ही गिरता जा रहा है। आनिया ने निशा के कंधे पर हाथ रखा। तुम उसे बदलने की कोशिश कर रही हो निशा, लेकिन याद रखना, कुछ लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद किसी ऐसी ठोकर का शिकार न हो जो इनका गुरूर तोड़ दे। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बाहर अंधेरे को देखती रही। उसके जहन में अब भी समीर का वो गुस्से भरा चेहरा और मेहरान की वो जहरीली हंसी गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि ये कहानी अब किसी बहुत बड़े हादसे की तरफ बढ़ रही है। मेहरान कब से निशा को कॉल्स कर रहा था, मगर वो उठा नहीं रही थी, लेकिन अब वो तंग आकर उठा लेती है। शुक्र है तुमने कॉल उठाई। मेहरान ने सुकून का सांस लिया। क्या मसला है, निशा हयात ने बेजारी से कहा। क्या मतलब क्या मसला है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ निशा, इसलिए कॉल की है। ठीक है, मैं तुमसे तभी बात करूँगी जब तुम समीर से माफ़ी मांगोगी। मेहरान उलझ गया। व्हाट, मैं माफ़ी मांगूंगा? मेहरान मलिक, नहीं डियर, मेहरान माफ़ियाँ मांगने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मेहरान के सामने लोग झुकते हैं जैसे मेरे बाबा। मेहरान ने कहकर लगाया तो निशा ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले 2 घंटे तक उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेहरान का मैसेज आया, ओके। अगले दिन वो एक बीच पर मिले। निशा को लगा वो माफ़ी मांगेगा, मगर मेहरान गुस्से से बोला, हाँ तुम कहोगी और मैं सॉरी बोलूँ समीर को? निशा, मैं उससे माफ़ी मांगने नहीं आया। मेहरान गुस्से से बोलता गया और निशा वहाँ से आ गई। निशा घर जाकर रोने लगी। आनिया उसे देखकर बोली, निशा, आनिया मेरी दोस्ती भी ख़राब होगी। निशा रोते हुए बोली। आनिया ने कहा, तुम समीर की परवाह छोड़ो, फजूल में तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही थी। देख लिया अब तुमने उसके सामने मेहरान को नीचा दिखाना चाहा था। जो भी है, मेहरान मलिक और इस थर्ड क्लास समीर में फ़र्क है। निशा कुछ ना बोल सकी और बस रोती रही। वजाहत साहब अपने पुराने घर के सहन में अकेले बैठे हुए थे। उनके हाथ में तस्बीह थी, मगर जहन कहीं दूर भटक रहा था। घर की वो खामोशी उन्हें काटने को दौड़ रही थी, जो समीर के जाने के बाद से वहाँ डेरा डाल चुकी थी। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे। समीर एक बार भी नहीं पूछा मुझसे कि मैं किस हाल में हूँ, कहाँ हूँ, कुछ नहीं बताया उसने। एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि वापस आए, माफ़ी मांगे। कम से कम इतना ही कह देता कि हाँ मैं ही गलत था, पर नहीं, वो नहीं आया। उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और सामने दीवार को घूरने लगे। आजकल के बच्चे भी ना हमेशा खुद को ही सही समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनके ख्वाब उनके रिश्तों से बड़े हैं। उसे लगा होगा कि मैं उसका रास्ता रोक रहा हूँ, मगर मैं तो उसे इस दुनिया की ठोकरों से बचाना चाह रहा था। वजाहत साहब को अभी तक यही लग रहा था कि समीर आवारागर्दी कर रहा है या किसी गलत रास्ते पे है। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका बेटा अपनी मंजिल के कितने करीब पहुंच चुका है। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस बेटे को वो गलत समझ कर बैठे हैं, वो आज अकेडमी का हीरो बन चुका है और उसके पास वो 70,000 रुपये हैं जो उनके घर की कई मुश्किलें हल कर सकते हैं। वजाहत की अना उन्हें समीर को पुकारने से रोक रही थी, और दूसरी तरफ समीर की खुददारी उसे तब तक वापस आने नहीं दे रही थी जब तक वो खुद को साबित ना कर दे। बाप और बेटे के दरमियान खामोशी की ये दीवार अब बहुत ऊंची हो चुकी थी।
सूरज की रोशनी ग्राउंड पर फैली हुई थी जब कोच ने जोरदार सीटी बजाकर सबको अपनी तरफ बुलाया। बॉयज़ जल्दी इधर आएं। तमाम खिलाड़ी पसीने में शराबूर भागते हुए उनके गिर्द जमा हो गए। कोच ने सबके चेहरों पर एक नज़र डाली और संजीदगी से बात शुरू की। एक हफ्ते बाद एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 5 बड़े शहरों की टीमें हिस्सा ले रही हैं: फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, एबटाबाद और लखनऊ। ये मुकाबले इंटरनेशनल बैंक स्टेडियम में होंगे और इसके लिए आप सबको कराची जाना है। सबके चेहरों पर हैरत और जोश की लहर दौड़ गई। कोच ने बात जारी रखी, याद रखें, ये सिर्फ हमारी एकेडमी का मुकाबला नहीं है, बाकी एकेडमीज़ के बेहतरीन बच्चे भी आएंगे। तो सिलेक्ट होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि आप लोग बहुत होनहार हैं, और याद रहे, जो इस बार सिलेक्ट ना हुआ ज़रूरी नहीं कि उसका टैलेंट ज़ाया हो जाए। जब वो यहाँ तक आ गया है तो यही उसका टैलेंट है, क्योंकि यहाँ तक आना भी आसान नहीं होता। समीर ने एक लंबा सांस लिया। लखनऊ जैसी बड़ी टीम का नाम सुनकर उसके अंदर का खिलाड़ी बेदार हो गया। जीतने वाली टीम का प्राइज़ 5 लाख रुपए है। अभी ये सिर्फ कुछ शहरों का टूर्नामेंट है, इसलिए रकम इतनी ही है, मगर मैन ऑफ द मैच को 50,000 रुपये मिलेंगे और मैं भी उसे अपनी तरफ से 5,000 रुपये दूंगा। कैप्टन का फैसला आज की परफॉर्मेंस देख कर किया जाएगा। कोच ने सबकी हिम्मत बढ़ाते हुए आखिर में कहा, याद रखें, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी के इवेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी प्रोविंस मैचेस और अंडर 19 में भी आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। समीर की नज़रें अब कराची के स्टेडियम पर थी, जहां उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी थी। मिरान गुस्से में पागलों की तरह घर में दाखिल हुआ और गाड़ी की चाबी जोर से मेज़ पर पटकी। आप चाहते क्या हैं डैडी? वो दहाड़ा। मुझे कुछ सुकून चाहिए, मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। आप फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं। क्यों डैडी? ये ट्रैकर मेरी गाड़ी में क्या कर रहा है? मेहरान जहांज़ेब मलिक कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। मेहरान, चीखना बंद करो, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम हर चीज़ का गलत मतलब क्यों निकाल लेते हो? बस कर दें डैडी। मेहरान की आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा गई। जहांज़ेब ने आगे बढ़कर उसके सीने पर हाथ रखा और उसे ज़ोर से धकेला। तुम एक नंबर के एहसान फरामोश हो, मगर याद रखना, जिस तरह तुम्हें ये सब ऐश और आराम दे सकता हूँ, इसी तरह वापस ले भी सकता हूँ। मैं जहांज़ेब मलिक हूँ, तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा करूँगा। स्पीहा ने तड़प कर उन्हें रोका। क्या हो गया है जहांज़ेब? क्या बातें कर रहे हैं आप? मेहरान ने कपकपाती उंगली उठाकर अपने बाप की तरफ इशारा किया। एहसान करते हैं आप? जहांज़ेब के गुस्से में मज़ीद इजाफा हो गया। हाँ, और मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। तुमने जिस तरह मुझे ज़लील किया है, अब मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेहरान जाने के लिए मुड़ा फिर एकदम पलटा। ये मेरी लाइफ है डैडी, मैं इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, आपको भी नहीं। और वह तेज़ी से वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद वो अपने एक दोस्त के पास बैठा था, मगर बेचैनी उसके चेहरे से यहाँ थी। यार, मैंने निशा को बहुत डांटा है, मैं बेचैन हूँ। मेहरान ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, मगर वो हमेशा यही चाहती है कि मैं इन लग्जरी चीज़ों को छोड़ दूँ, हालांकि वो खुद भी तो लग्जरी लाइफ गुजार रही है। वो चाहती है कि मैं समीर के सामने हाथ जोड़ दूँ। वो समीर जिसकी ना क्लास मेरी जैसी है, ना ही शक्ल इस काबिल है। दोस्त ने उसे गौर से देखा। यार, तुम्हें निशा को कुछ नहीं कहना चाहिए था, वो नरम दिल है, इसलिए उसे समीर पर तुम्हारा इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं क्या करूं? मेहरान ने बेबसी से पूछा। उससे मनाओ। देखो, जब तुम अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए थे, उसने तुम्हें हिम्मत दी थी। लोग तो यही कहते हैं कि मरता है तो मर जाए, मैं क्यों ख्वार हो रहा हूँ इसके पीछे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेहरान को अब निशा पर तरस आ रहा था। उसे याद आया कि उसने हमेशा निशा से रूड होकर बात की, मगर वो इतनी बुरी नहीं है। अगले दिन वो इसी कैफ़े में निशा के सामने बैठा था। माहौल पहले से बिल्कुल अलग और बोझल था। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से मनाया है, मेरी कुछ मिनट की बात के लिए प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करना। मेहरान की आवाज़ पहले से बहुत नरम थी, जैसे वो सारी रात रोता रहा हो। मैं बहुत बुरा हूँ निशा, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तब भी इतने बुरे तरीके से बात की थी, और अब भी। निशा ने उसके झुके हुए चेहरे को देखा। मेहरान तेज़ रफ्तारी से बोलता जा रहा था और निशा उसके चेहरे के तासुरात पढ़ना चाह रही थी। जैसे ही मेहरान ने सर ऊपर उठाया, निशा ने नज़रें फेर ली, मगर मेहरान ने उसकी आंख से गिरता हुआ आंसू देख लिया। यानी अब भी नाराज़ हो? मेहरान ने पूछा। निशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। तुम सारी रात रोती रही हो? मेहरान ने पूछा तो निशा को समझ न आया कि क्या कहे। हाँ, निशा ने मेहरान की सूजी हुई आंखें देखकर कहा। लगता है तुम भी सारी रात चीखते रहे हो। मेहरान ने सचमुच इस बात में सर हिला दिया। हाँ। निशा ने तो मजाकन पूछा था, मगर मेहरान के इस एतराफ़ ने उसे हैरान कर दिया। मेहरान अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने निशा का हाथ थाम कर कहा, आई प्रॉमिस निशा, मैं कभी तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। निशा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मुस्कुरा दी। उनके दरमियान जमी बर्फ़ पिघल चुकी थी। निशा पहली बार मेहरान के घर आई थी। आलीशान बंगले की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मेहरान की मुलाजमा वसाई ने इशारा किया, जी वो अपने कमरे में है। निशा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की नीली रोशनी दीवारों पर लगी पुरस्कार तस्वीरों को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। निशा, तुम यहाँ? मेहरान चौंक कर बेड से उठा और इससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने फ़ौरन सोफे की तरफ इशारा किया, बैठो।
निशा ने कंधे से बैग उतारा और मुस्कुराते हुए पूरे कमरे का जायज़ा लिया। वाकई ये एक जेन ज़ी का कमरा लग रहा है। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है मेहरान? मेहरान उसकी बदलती रंगत देखकर पहचान गया कि वो थोड़ी खौफज़दा है। तुम्हें मेरा रूम अजीब लग रहा है? नहीं मेहरान, मुझे क्यों अजीब लगेगा, बस ये कि इतना अंधेरा सुकून मिलता है इस अंधेरे में, मेहरान ने धीमी आवाज़ में कहा और अब वो निशा के साथ सोफे पर बैठ गया था। निशा उसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रही थी। वो आज भी वैसा ही बेचैन लग रहा था। क्या हुआ? मेहरान ने जब देखा कि वो उसे गौर से देख रही है तो पूछा। कुछ नहीं। निशा को सख्त शर्मिंदगी हुई कि वो उसे इतनी देर से घूर रही थी। कॉफ़ी पियोगी? मेहरान ने पूछा। हाँ, निशा ने पुरसुकून होकर कहा। मेहरान ने वसाई को आवाज़ दी और फिर लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं यूनिवर्सिटी देख रहा था। मैंने सोचा है कि मैं इस मुल्क से ही बाहर चला जाऊँ। निशा को जैसे झटका लगा। यानी तुम मुल्क छोड़कर चले जाओगे? आउट ऑफ कंट्री? हाँ, मेहरान ने गहरा सांस लिया। मैं चाहता हूँ वहाँ जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना पहचाने, जहाँ कोई मुझे जहाँ ज़ेब का बेटा कहकर ना पुकारे। मैं हॉस्टल में रहूँगा, अपनी पहचान खुद बनाऊँगा। निशा ने चेहरा मोड़ लिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। मतलब तुम चले जाओगे, फिर हम डेली कैफ़े में भी नहीं मिल सकेंगे? मेहरान ने उसे थोड़ा छेड़ा। हाँ शायद, वैसे भी मैं इस मुल्क से जान छुड़ाना चाहता हूँ, बस थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ पहले। निशा को समझ नहीं आया और वह इख्तियार चीखने लगी। क्या कह रहे हो तुम चले जाओगे? और उसके अल्फाज सिसकियाँ बन गई। उसने हाथों से चेहरा ढांप लिया और बच्चों की तरह बुलक कर रोने लगी। मेहरान हक्का बक्का रह गया। ओ तो ड्रामा क्वीन मुझे मिस करेगी। निशा काफ़ी देर रोती रही, फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्यों रो रही है। उसने धुंधलाई आंखों से देखा तो मेहरान ज़मीन पर उसके सामने बैठा उसके चुप होने का इंतजार कर रहा था। निशा ने आंसू साफ किए और भारी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों रोना आ गया था। मेहरान हंस दिया। निशा चिढ़ गई। हंस क्यों रहे हो? तुम मेरी वजह से रो रही थी? मेहरान ने पूछा। निशा ने सुर्ख आंखों से इसे देखा। मुझे लगा था कि कोई तो है जो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, जो मुझे टाइम देता है। हमारे घर में सब पास होते हैं मगर फिर भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, और अब तुम भी चले जाओगे? निशा का कलेजा बैठ गया। मेहरान को इस वक्त निशा में अपना ही अक्स नज़र आया। कहते हैं कि हर शख्स दूसरे का आईना होता है, मगर उल्टी तरफ, जहाँ तकलीफ़ एक जैसी होती है मगर वजूहात अलग। दोनों अपनी ज़िंदगी से तंग थे। दोनों को एक ऐसा शख्स चाहिए था जो इनकी परवाह करे, जो इन पर मुसल्लत ना हो मगर इनकी फ़िक्र करे, क्योंकि जेन ज़ी एक दूसरे का आईना होते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।